कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जो चैप्टर है सेट्स, ये बहुत इजी है और इजी होने के साथ साथ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये आपका पूरा रियल नंबर सिस्टम है। ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 से लेके। जब जीरो आगे इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं। फिर इंटीजर्स है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। उसके बाद जब नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर से बात हमारी नहीं बनी, बाकी हमें कुछ आंसर्स ऐसे चाहिए थे जहां पर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, तो रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। वहां पर पी और क्यू इंटीजर होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0। इनको ये भी बोल सकते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो होती है टर्मिनेटिंग, मतलब 0.25 टर्मिनेटिंग है या ऐसी होती है, तो इनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इनके बिना आप मैथ्स नहीं कर सकते और सेट्स चैप्टर में इसकी जरूरत रहेगी। इररेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे डेसिमल एक्सप्रेशन मस्ट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना खत्म हो ना रिपीट हो, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर्स। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इवन इंटीजर्स, आपको पता है जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं इंटीजर्स, उनको हम इवन इंटीजर्स बोलते हैं। ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। प्राइम नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर 1 मतलब एक 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स की लिस्ट है। कंपोजिट नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 4 6 8। 4 2 के टेबल पे जाता है, 1 पर भी जाता है, 4 पर भी जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर्स हैं। 1 आपको पता है ना प्राइम है ना कंपोजिट। अब ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। अब हम अपना मेन चैप्टर जो हमारा मेन टॉपिक आज का सेट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले थे, इसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या लिखा गया है? ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब डेफिनेशन हमें याद तो नहीं करनी है क्योंकि मैथ्स में कुछ भी याद करने को नहीं होता, हमें उसको समझना होता है। तो इसमें सेट क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन आप जानते हो कि किसी भी चीज की कलेक्शन हो गई ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये आपको पता है। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है यही मेन समझने वाला है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लो आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं वेल डिफाइंड को एक्सप्लेन करना चाहूं ना, मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपको एक एक बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब देखो, इस वर्ड वेल डिफाइंड को समझाने के लिए मैंने आपके सामने 2 सिचुएशंस लिखी हैं, ठीक है। मैंने 3 बच्चे लिए, 3, राम, श्याम और मोहन। तीनों से मैंने एक एक सवाल किया, ठीक है। अब यहां पर मैंने सवाल किया टेल मी वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो राम ने क्या आंसर दिया? AEIOU। आपको पता यही वॉवल्स हैं। श्याम ने भी वही आंसर किया, AEIOU। मोहन ने भी वही आंसर किया, ठीक है। अब यहां पर इस सिचुएशन में क्या मैंने पूछा उनसे? टेल मी योर फेवरेट इंडियन क्रिकेटर्स। तो राम ने आंसर किया विराट कोहली, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। श्याम ने आंसर किया MS धोनी, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। और मोहन ने आंसर किया KL राहुल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या। तो अगर आप इन दोनों सिचुएशन को समझ पाए हो तो ध्यान से मेरी बात सुनना। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तीनों का आंसर सेम था, तीनों का आंसर सेम था। और यहां पर मैंने जो क्वेश्चन पूछा, यहां पर तीनों का आंसर डिफरेंट है। मतलब यहां पर भी मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, यहां पर भी मैंने कुछ नंबर्स ही बोलो, जो मर्जी बोलो, ऑब्जेक्ट्स लिख लो, थिंग्स बोल लो, नेम्स लिख लो, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि सबका आंसर सेम है तो इसको हम पता क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। और यहां पर सबके आंसर सेम नहीं है तो ये क्या है? नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको एक्सरसाइज 1.1 में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वेल डिफाइंड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे, बताओ ये सेट है या नहीं, ठीक है। अब जो भी हमने यहां पर सीखा है, मैं आपको यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस है आपको लिख के दिखा देता हूं जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में। अब देखो, यहां पर मैंने 2 ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं। इन दोनों ऑब्जर्वेशन से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है वो इजिली सॉल्व कर सकते हो। यहां मैंने लिखा है थिंक अबाउट अ सिचुएशन और क्वेश्चन, कुछ भी आ जाए आपके सामने। इफ ऑल पर्सन, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, हैव सेम आंसर एवरी टाइम, मतलब अगर सभी पर्संस का सेम आंसर होगा एवरी टाइम, दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, जो मैंने यहां पर लिखा है। अब सोच के देख लो, मैं आपको पहले ये भी बता देता हूं। थिंक अबाउट अ सिचुएशन और क्वेश्चन, इफ ऑल पर्संस डू नॉट हैव सेम आंसर, जब उनका आंसर सेम नहीं होगा, दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये दोनों बातें आपने अपने मन में बिठा लेनी है। उसके बाद आप सोच के भी देखो, मतलब ऐसी और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं आप खुद अपने क्लास में से किसी भी फ्रेंड से पूछो कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मुझे बता दो, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5। किसी और से पूछ लेना, वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5। टीचर से पूछ लेना, वो भी यही बताएंगे आपको 1 2 3 4 5। मतलब सभी पर्संस का सेम आंसर है। तो वो जो 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप किसी से पूछो कि आप अपने फेवरेट हीरो बता दो, आप अपनी फेवरेट वेब सीरीज बता दो, आप अपनी फेवरेट मूवीज बता दो, तो सभी पर्संस के डिफरेंट डिफरेंट आंसर ही होंगे। हो सकता है कि किसी दोनों के वो मतलब कि मैच करते हो आंसर, बट नॉर्मली सभी के डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट एक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट मूवीज होती हैं। तो इस तरह की कलेक्शन को हम
वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। तो इसके बिहाफ पर आप किसी भी क्वेश्चन को जो है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इसको आप जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में उसको आप समझ पाए। यहाँ पर मैंने ना देखो सेट्स आपने वेल डिफाइंड उसकी डेफिनेशन अच्छे से सीख ली। यहाँ पर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, इनको आप अपने माइंड में रखोगे क्योंकि ये सब बातें ना लैंग्वेज है बेसिकली। सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। द एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABC एटसेट्रा और नंबर्स। ए सेट इज ऑलवेज रिटन इन करली ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स ये देखो ये वाली करली ब्रैकेट्स होती हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल से आपको लिख के समझाया कि ये मान लो मैंने कैपिटल ए लिखा है, ये नेम ऑफ द सेट है, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं उसके 1 2 3 4 5 ऑरेंज में ये एलिमेंट्स हैं। इसको मेंबर्स भी बोल सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब ये क्या है, ये क्या दिखाया हुआ है मैंने इसको करली ब्रैकेट्स। तो ये करली ब्रैकेट्स है। तो इस तरह से हम किसी भी सेट को जो है वो लिखते हैं। मतलब आपको सेट की थोड़ी थोड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई होगी कि सेट को किस तरह से हम लिखते हैं। ये सब बातें आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगी, बट मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको फील करवाने की कोशिश की है। अब यहां पर मैं कुछ सिंबल्स लिखने वाला हूं, वो सिंबल्स सेट थ्योरी में यूज होंगे और अब जो है वो पता होना चाहिए। अब देखो यहां पर मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हैं जो थ्रू आउट जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे यूज होते रहेंगे। अब यहां पर मैंने कुछ ऐसे कुछ लिखा है, ई टाइप कुछ लग रहा है आपको, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अब ई लिख के मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं, ये कोई मैंने सेट लिखा है ना 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग कर रहा है यार, जैसे आप किसी कंट्री को बिलोंग करते हो, किसी स्टेट को बिलोंग करते हो, तो ऐसे ही बिलोंग करना होता है। जैसे 5 इसको बिलोंग करता है, 5 इसमें है। अगर मैं कहूं 6, क्या 6 इसमें है? आप बोलोगे सर नहीं। उसको लिखेंगे कैसे? ऐसे, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। सेम वे से इसका 2 डॉट अगर हम डालेंगे यहाँ एक लाइन बड़ी सी, इसका मतलब होता है सच दैट। इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, बस सभी के लिए हम बात कर रहे हैं, सभी के लिए, फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जैसे मैं बोलूं फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो अगर मैं ये लिख दूं फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यही हुआ। उसको हम कैसे पढ़ेंगे? फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे इनका यूज होता जाएगा आप इसमें कंफर्टेबल होते जाओगे। सो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। मतलब हम सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके 2 मेथड्स हैं, तो बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट मेथड है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब देखो जो सबसे फर्स्ट मेथड है, जैसे मैंने बताया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इनके नेम्स पर मत जाना। नेम आपको मुश्किल लग सकते हैं, अभी अभी आपको लैंग्वेज मुश्किल लग सकती है। एक बार इसको आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। बस आपको नेम पता होना चाहिए। एक्चुअल में बहुत ईजी है। इन रोस्टर और टेबुलर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज लिस्टेड। तो सभी एलिमेंट्स को लिस्ट किया जाता है। तो बहुत ईजी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लिखिए, राइट अ सेट ए विच कंटेन ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम सेट को हमेशा कैपिटल से डिनोट करेंगे। आपको पता है इसके एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। मतलब लिस्ट कर दिया, सारे एलिमेंट्स को लिख के दिखा दिया, बस यही रोस्टर फॉर्म है। वही बोल रहा हूं, नाम पर मत जाना, बहुत इजी काम है। अब सेम वे से इसकी सेकंड टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। इन सेट बिल्डर फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय यूजिंग अ सिंबल एक्स और एनी अदर लेटर विच इज फॉलोड बाय, ये जो सिंबल हमने आज ही सीखा है इसको सच दैट बोलते हैं, एंड देन राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इस पर मत जाना, ये मैंने जस्ट वैसी इसको फिर मैंने इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या है मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। मैं कैसे, देखो मैं सेट ए लिख रहा हूं। अब मान लो ये सेट मैंने देख लिया, आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे? रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिख दो, यही क्वेश्चंस आएंगे। आपके सामने ये सेट पड़ा है। अब आप मेरे को बताओ यहां मैंने क्या लिखा है? हम देखो यहां पर हमने क्या किया? एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, AEIOU, ठीक है, लिस्ट कर दिया। अब यहां पर क्या होगा कि हम जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम एलिमेंट्स को एक एक्स लेटर से सिंबलाइज करेंगे। मैं सिंबल, या उसको वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कोई मर्जी सिंबल ले लूं, तो मैं एक्स ले लेता हूं। अब यहां पर मैं लिखूंगा सच दैट, ये वाला साइन, सच दैट एक्स, सच दैट एक्स कैसा है? एक्स, देन राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, देन राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या कि एक्स है क्या? एक्स के बारे में मुझे बताना है। एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर मैंने डायरेक्टली आपको लिस्ट करके दिखा दिया, यहां पर आपको एक रिडल टाइप दे दी कि एक्स है भाई, एक्स को गेस करो, एक्स क्या है? एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने वही लिखा है कि हम सेट को उसमें एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे एक्स। एक्स है क्या? एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपको पता है ये मैंने एक सेट लिखा है A 1 2 3 4 5। इसको मुझे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स, एक्स क्या है? ये कौन से नंबर है? एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6।
6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर है। तो ये एक इस तरह से मैंने लिखा है, ये इस तरह से मैंने लिखा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये आपको पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें से आपको एमसीक्यूज भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। आई होप इनको आप अच्छे से जो है वो समझ। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज है, बहुत ईजी हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट आपको 1.1 जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने लिखा है, नेम से मत जाना, बहुत ईजी है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने लिखी है, ये एग्जांपल है। ये मैंने सेट लिखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक और सेट लिखा है 5 3 4 1 2, इसको मैंने शफल करके लिख दिया। आप किसी भी तरह से शफल करके लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग, कोई भी फर्क नहीं है। मतलब मैं सेट्स को जो है वो शफल करके उनके एलिमेंट्स को शफल करके लिख सकता हूं। किसी बच्चे ने ये लिख दिया वो भी सही है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो किसी बच्चे ने अगर ये लिख दिया वो भी सही है, ये लिख दिया वो भी सही है। अब देखो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट है, सिमिलर और सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो रिपीट नहीं किए जाएंगे। एग्जांपल है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। अब मुझे मैथमेटिक्स के लेटर्स को लेके एक जो है वो सेट बनाना है, तो मैंने सेट फॉर्म किया MATHEICS। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसमें MAT को, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, MAT यहां पर भी रिपीट है, यहां पर भी रिपीट है। इसको मैंने रिपीट को जो है वो दोबारा से नहीं लिखा। तो आज के बाद हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी सेट के एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और उनको हम जो रेपिटेशन में एलिमेंट्स होंगे उनको हम बार बार जो है वो नहीं लिखेंगे। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर है। अब लास्ट पेज पे मुझे आपको कुछ सेट्स बताने हैं जो जनरली सभी के लिए काम करेंगे। जितने भी हम आज के बाद जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे उनका नेम हमेशा सेम रहे। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, सेट्स ऑफन यूज्ड इन मैथ्स विद देयर नेम्स। तो ये जो पार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर सबके बारे में बताया था, ठीक है। वो मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। अब ये उनके नेम्स हैं। ये नेम्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सेट थ्योरी में तो यूज होंगे ही, और बाय डिफॉल्ट ये पूरे मैथ्स में ऐसे ही यूज होते रहेंगे। जब भी हम n देखेंगे कैपिटल N, उसका मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। W का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स। Z और I दोनों वर्ड यूज होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। Q का यूज होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए। R का यूज होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, बट मैंने नेम बताए हैं, ठीक है। अब ये एक एडिशनल और चीजें बताई हैं। कई बार Z पॉजिटिव लिखा रहता है, उसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। Q पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। R पॉजिटिव का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? देखो अगर आपको सेट थ्योरी में कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक सेट है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव लेस देन 6, तो इसका मतलब क्या है कि x एक इंटीजर है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है ना, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब ये सब कुछ आपको आना चाहिए अगर आप सेट चैप्टर को जो है वो अच्छे से करना चाहते हो, और बाय डिफॉल्ट ये पूरे मैथ्स में आपको काम आते रहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा यहीं तक था। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।